बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो। मैं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। वफाकी दारुल हुकूमत में जब तब्दीली के आसार नमूदार और उसके बाद से जो अब तक की सूरत हाल है, अब लम्हा बलम्हा एक नया बहरान जन्म ले रहा है। कभी जो है वो वफाकी काबीना मुस्ताफ़ी हो जाती है और उसके बाद से जब नए हल बर्दारी की तकरीब का मामला होता है तो सदर मुमलिकत हल्फ लेने से इनकार करते हैं। वज़ीर आज़म का चुनाव हुआ और उसके बाद से जो सूरत हाल है, अब काबीना से हल्फ लेने से इनकार कर दिया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो इस हल्फ बर्दारी के हवाले से सारी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। आज की तकरीब तो जो है वो मुनक़िद नहीं हो सके, उसको मुलतवी करना पड़ा। ये एक आइनी बहरान की कैफियत भी है। दूसरी तरफ जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बयान दिया, उनका ये कहना था कि मैं जिस स्पीड से काम करता हूँ, जिस तरह से मेरा काम करने का अंदाज़ है, अब अपोजिशन को इसकी घबराहट होगी। अवाम की घबराहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। मामला किस तरफ जाएगा? क्या मुल्क एक नए आइनी और सियासी बहरान की तरफ जा रहा है, या शहबाज शरीफ साहब ने जो जिम्मेदारी संभाली है वो बतदरीज ऐसे इसको आगे लेके बढ़ेंगे और हुकूमत में जो चैलेंज है उसे निपटने के लिए वो तैयार है? इस मामले पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि पार्लिमानी रवायात कहाँ रह गई हैं? सदर मुमलिकत जो है वो आइन के मुताबिक हल्फ लेने के पाबंद है, लेकिन उन्होंने हल्फ लेने से आज इनकार कर दिया। तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी गई। क्या होगा अगर इस तरह से अपोजिशन बात करेगी अपनी हुकूमती पार्टी के साथ, तो फिर सर पार्लिमानी रवायत कहाँ जाएंगी और मामला चलेगा कैसे सर? जी जी, आप सवाल मुझसे किया आपने? जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूँ कि पार्लिमानी रवायत का पासदारी नहीं की जा रही। देखिए, गुजारिश ये है, पार्लिमानी रवायात की पासदारी तो जो नहीं कर रहे वो उनसे आप पूछिए। हम तो पार्लिमानी रवायात के आन मुताबिक देखें। जब ये है कि हाउस को ये इख्तियार है, क्यों आपने कशपकश है जी, हाउस को ये इख्तियार है। नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक थी, आइन के मुताबिक थी, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक थी। और जिन्होंने उसको बुलडोज करने की कोशिश की, डिप्टी स्पीकर साहब के एक बिल्कुल गैर आइनी और गलत जो है वो उसकी रूलिंग, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया, उसके जरिए सब कुछ बुलडोज करने की कोशिश की। पार्लिमानी रवायात और ये है कि आइनी तकाज़ों को तो उन्होंने पामाल किया। हम तो देखें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, और हमने देखे सब जमातों ने मिलकर जिन आला कौमी मकासद के लिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए ये सारी जद्दोजहद की है। और ये जो अजाब कौम पे मुसलत कर दिया गया था पीटीए को हुकूमत की शक्ल में, उससे निजात के लिए हमने मिलजुल के जद्दोजहद की है। क्योंकि जमातें ज्यादा हैं, इस वजह से यह है कि इसमें ये काबीना की तश्कील में ज़ाहिर है एक मुशावरत हो रही है। उसमें थोड़ा बहुत ये है कि वो देर भी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब इतने आला मकासद के लिए हमने मिल के जद्दोजहद की है, तो हम चाहते ये हैं कि आज ये हुकूमत साजी में भी मिलजुल कर ये काम ये सारा तय हो, सारे मराहल तय हों। और आगे हम ये है कि कौम को एक कलेक्टिव विजडम के जरिए, इज्तिमाई शऊर के जरिए, इज्तिमाई दानिश के जरिए हम ये है कि कौम को ये मसाइल के ये दलदल से निकालें। डॉक्टर साहब, आप तो पार्लिमानी रवायत की पासदारी कर रहे हैं, आपने अदम एतमाद की तहरीक लाई, असम्बली में वोटिंग हुई, लेकिन जो कल की हुकूमत और आज की अपोजिशन है वो आपके साथ किसी तरह से भी ताउन करने को तैयार नहीं। उनका तो एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और अवाम फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत की बागडोर संभालेगा। जबकि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अब काम करने के लिए मशहूर भी हैं और जिस तरह से वो बड़ी स्पीड के साथ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये अगर तसादुम ऐसे ही रहा, एक तरफ पीटीआई जो है वो सड़कों पर है और आप ये चाहते हैं कि पार्लियामान को चलाया जाए और मुद्दत पूरी हो और तमाम मामला तय हों और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हो, लेकिन आपको लगता है, आपको तजिया क्या है कि मुस्तकबिल करीब में क्या पार्लियामेंट काम कर पाएगी और पीटीआई की जो मज़ाहमत है वो दम तोड़ जाएगी? सर देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई ने अपोजिशन में होते हुए भी बहुत ही अफसोसनाक रोल प्ले किया। 126 दिन के धरने के दौरान आपको याद है कि उन्होंने यह है कि कौम को, लोगों को कानून शिकनी पे उकसाया, उनको ये सिविल नाफरमानी की कॉल दी, गैस और बिजली के बिल जलाए, लोगों को हुंडी के लिए पैसे भेजने की ताकीद की, पीटीवी पे हमले किए और पुलिस पे हमले किए। हर काम वो किया जिसकी कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत में आए तो ये है कि देखें, ये हम कहते रहे कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब उन्होंने देखा कि ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गए हैं, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। देखिए ये एक खिलाड़ी से, एक स्पोर्ट्समैन से जो कम से कम तवक्को होती है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होती है। इमरान खान साहब तो उसका भी मुजाहरा ना कर सके। जैसे एक इल डिसिप्लिन एक खिलाड़ी होता है, जब देखता है कि मैं हार रहा हूँ तो विकेट उठा के भाग जाता है, ये काम उन्होंने किया है। देखिए बात यह कि शिकस्त को तस्लीम करने के लिए भी जिस फराख दिली और अखलाक की जरूरत की जरूरत होती है, इमरान खान साहब तो उससे भी महरूम है। तो बात यह है कि उनका जो तर्ज अमल है वो ये है कि या तो हुकूमत हम करेंगे या फिर कोई भी नहीं करेगा। तो ये है तर्ज अमल। तो ये तो देखिए कौम इसकी अगर इजाजत देगी तो ये तो बड़ी ये कि बहुत इसके नताज भयानक हो गए। फिर यह है कि उन्होंने सिर्फ इख्तलाफ राय की बात नहीं, पहले तो गालिब गलौज करते थे अपोजिशन को, ये बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, तरह तरह के नामों से पुकारते थे और करप्ट, चोर और डाकू कहते थे। अब ये है कि उन्होंने गद्दार और मुल्क दुश्मन कहना शुरू कर दिया। ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? देखिए अगर ये है कि आप यानी कौम के नुमाइंदों की अक्सरियत जिनके साथ है उनको आप गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देंगे तो मुल्क को इसका मतलब ये कि आप खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये बड़े भयानक नताइज इसके होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। इसमें कौम में इस तरह की दरारें डाल के नफाज पैदा करके ये है कि आपको कौम की खिदमत नहीं कर रहे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि कौम में यकजहती हो, कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक को फरोग दिया जाए। ये तो ये कि अपने ये छोटे छोटे जाती मफादात के लिए एक कौमी मकासद को उन्होंने पसे कुछ डाल दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, JUI फेक के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, आज उन्होंने भी जो है वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि शायद मुख्तलिफ जो हुकूमती पोजीशंस हैं, जो ओहदे हैं, उनके हवाले से कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं इत्तेहादी जमातों के साथ। उनके साथ कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ, वो तो सारा तय हो गया है। और ये है कि मौलाना ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ये हुकूमत चलेगी, तो चले 1 साल पे कोई ऐसा, हमें भी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। तो मुमकिन है कि 1 साल तक इलेक्शन हो जाए, कोई बात नहीं, बिल्कुल हो जाए। तो आज जाती तौर पर समझता हूँ जी कि बिल्कुल 1 साल में होने चाहिए। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह उन्होंने कहा कि 36 रुकनी काबीना होगी, शायद इसका फैसला कर लिया गया और पीपल्स पार्टी के 11 और नून लीग के 14 और JUI के 4 वज़रा शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दामन बचा रही है, वो ये समझती है कि उन्हें सिर्फ ऐसे ओहदे लेने चाहिए जिसका डायरेक्ट असर ना हो आवाम की तनकीद का। जैसे वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं, स्पीकर की सीट पर उन्होंने अपने राजा परवेज अशरफ साहब को नामजद किया और वो स्पीकर बन भी गए। तो किस तरह का मामला भी है कि वो बुनियादी जो काबीना होती है जिसने अवाम की तनकीद बर्दाश्त करनी होती है और बुनियादी फैसले करने होते हैं, क्या नून लीग ही उन तमाम ओहदों को संभालेगी या बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी जमातें उसमें शामिल होंगी। जिस तरह मैंने पहले कहा, हम चाहते हैं कि इज्तिमाई दानिश यानी कलेक्टिव विजडम जो बुरोकार आए और हम कौम को इन मसाइल के दलदल से निकालें। तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो तनकीद इस वक्त या जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, इनमें क्या सदाकत है? क्योंकि लोग तो अब इस तरह का तबसरा करना भी शुरू हो रहे हैं कि अभी 4 दिन हुए और हुकूमत बनी नहीं और पहले से अब अगर इख्तलाफात शुरू हो गई हैं, तो काबीना का लेट होने की फिर वजह क्या है सर? 8 दिन से तो ऊपर हो गए सर। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। वो देखिए जमातें काफी ज्यादा हैं, मुसाफिर, हम चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से मामला तय हो। तो ये है कि ये कुदरती बात होती है, दाराना इख्तलाफ होता ही है जमातों में। लेकिन हमें 1 आध दिन में आप देखेंगे कि ये काबीना हल्फ उठाएगी और बड़ी खुशूबी से मामला तय हो रहे हैं जी, बड़े खुशगवार माहौल में, दोस्ताना माहौल में। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी हो या JUI हो या दूसरी इत्तेहादी जमातें, तमाम इस वक्त एक पेज पर हो, कोई फिक्र की बात नहीं। इंशाल्लाह आपको एक पेज भी नजर आएंगे, इंशाल्लाह एक पेज भी होंगे और बहुत जल्द काबीना हल्फ उठाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना है कि चूँकि PTI की हुकूमत को जब निकाला गया हुकूमत से और उसके बाद से जिस तरह के मामलात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा काबीना की तश्कील में। और डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा कि इत्तेहादी बहुत ज़्यादा हैं और सारी जमातें एक तरफ मौजूद हैं और बस कोशिश में है कि सबको इस हुकूमत के मुख्तलिफ जो मनसब है उनके ऊपर रखा जाए ताकि सारे इसको ऑन करें और फिर मुल्क की बेहतरी कर मिलजुल कर काम किया जाए। देखते हैं कि काबीना की तश्कील में कितने मराहल और बाकी और कितनी जल्दी इसका ऐलान होगा। और सादत संजरानी साहब तो हलफ लेने के लिए तैयार हैं, सदर मुमलिक ने अगरचे इनकार कर दिया है। आगे की सूरत हाल क्या होगी? पंजाब असम्बली के अंदर भी बड़ी हंगामा आराई हुई है और 16 तारीख को जो वहाँ पे हंगामा हुआ, बहुत से लोग जख्मी भी हुए और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद भी हुआ। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुशामदीद। ख़ातिन हज़रात, 16 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में खूब हंगामा आराई हुई और मार-धाड़ के मनाजर भी देखे और उसके बाद मुत्तहदा अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे हमजा शहबाज, उन्होंने 197 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब का मनसब जो है वो हासिल कर लिया है। और लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने असम्बली के इजलास के दौरान होने वाली जो हंगामा आराई उसके हवाले से एक असम्बली अरकान पर मुश्तमिल 9 रुकनी कमेटी बनाई है। जिस तरह की हंगामा आराई हुई, जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई और जिस तरह से ज़रकोब किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग क़ाब से है, उनके बाजू पर भी शदीद चोट आई और उनको ऑक्सीजन लगा के गुफ्तगू करना पड़ी। और दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ऊपर भी लोटे बरसाए गए और उन्हें भी ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। इस सारे मामले में अपोजिशन जो वहाँ पर मौजूद थी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे और बाकी लोग भी, ये मामला इस नहज तक क्यों पहुँचा? क्या ऐसी नौबत आई कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबां और उसके बाद से फिर जिस तरह का तशद्दुद देखा गया, उसके जो आइनी जो गवाह हैं, जो असम्बली में मौजूद लोग थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा सादिया सोहेल साहबा टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपने जो चीज़ें करीब से ऑब्जर्व की हैं, मामला हुआ क्या, इस नहज पे क्यों आए कि एक दूसरे को सुना कि लाठियां भी बरसाई गई और फिर धींगा मुश्ती भी हुई और लातों और घुसूनों का इस्तेमाल भी आज़ादाना किया गया, यहाँ तक कि परवेज़ इलाही सब शदीद जख्मी हुए? मैं समझती हूँ कि 16 अप्रैल किसी भी पार्लियामेंट की तारीख का मतलब उसकी तारीख में जो ना काली स्याही से ये एक स्याह दिन लिखा जाएगा, क्योंकि कभी इस तरह आज तक रिकॉर्ड है किसी पार्लियामेंट में इस तरह पुलिस का इस्तेमाल और इस तरह लेजिस्लेटर्स के साथ सलूक ना हुआ है। और इससे पहले लेकिन 16 अप्रैल को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उस पर पूरी दुनिया शर्मिंदा है कि किस तरह का ये बदमाशी की गई और जिस तरह का तशद्दुद किया गया। ये मामला कुछ यूँ था, हमें पहले से थोड़ा आनी शुरू होगी थी इस तरह की न्यूज़, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से हमने, क्योंकि वो इलेक्ट हुए थे PTI की सीट पे, PTI ने उनको डिप्टी स्पीकर नॉमिनेट किया, PTI की वोट से वो डिप्टी स्पीकर बने। तो उन्होंने जब हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि जिस तरह की हरकत और सकनात थी और वो नून लीग से उनका मिलना जुलना, उनकी आला लीडरशिप से उनकी मुलाकातें, फिर उन्होंने एक पिटीशन दाखिल कर दी स्पीकर पे और परवेज़ इलाही साहब पे, और उसके बाद इवन अता तारड़ साहब उनके वकील थे, और जिस तरह की वो हरकत और सकनात कर रहे थे, हमें समझ आ गई कि ये बिक चुके हैं और उनकी वफादारियां बदल चुकी हैं। तो हमारा मुतालबा ये था कि एक तो ये जो मंडी लगाई जाती है खरीदो फरोख्त की, और जो मुनर्रफ अरकान होते हैं जो अपना पार्टी बदलते हैं, तो अगर उनको आपको बिल्कुल हक है कि आप चाहें अपना पार्टी बदलें, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जिसका मैंडेट आप लेके आए हैं आप पहले वहां से इस्तीफा दें। हमारा मुतालबा ये था कि डिप्टी स्पीकर साहब का माइंड चेंज हो गया है, कुछ भी वो डिप्टी स्पीकर हमारे वोट से बने हैं, हमारी पार्टी ने उनको किया कि वो अब 22 हो गए हैं, तो इसलिए उसके बजाय जो चेयर ऑफ चेयरमैन है, चेयरमैन को इसको कंडक्ट करने की इजाजत दी जाए ताकि किसी को भी इतराज ना हो, जैसे नेशनल असेंबली में हुआ। हाँ जी बिल्कुल, अयाज सादिक साहब ने कंडक्ट किया, किसी ने कोई इतराज नहीं किया, उन्होंने बायकॉट कर लिया, जो भी था सिनेरियो। पर ये बाजिद थे, इन्होंने रातों रात को 2:30 बजे अदालत का तफसीली फैसला आता है, उसमें सारे इख्तियारात स्पीकर से लेके डिप्टी स्पीकर साहब को दे दिए जाते हैं। असेंबली के पूरा अमला रातों रात उसके नोटिफिकेशन डिप्टी स्पीकर साहब करते हैं और पूरा सिनेरियो चेंज कर देते हैं। सुबह हम जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हमारी तो तलाशियां ली जाती हैं और हमारे तो फोन भी बाहर रख दिए जाते हैं, लेकिन और हमें कहा गया कि कोई गेस्ट आपके अलाउ नहीं है, हमें मना साफ मना कर दिया गया। और जबकि 350-400 बंदा नून लीग के अंदरूनी शहर के गुंडे और डिप्टी स्पीकर के गांव के लोग, हमारी भी यस वाली गैलरी में भी ऊपर जाके बैठ गए, बाकायदा वो गुंडा टाइप लोग थे। और जब हमने जब मजम्मत की कि ये तरीकेकार सही नहीं है, डिप्टी स्पीकर को कोई राइट नहीं है कि वो 22 हो चुके हैं कि वो ये कंडक्ट करवाएं, बहरहाल
जब डिप्टी स्पीकर साहब आके बैठे तो हमारे कुछ अरकान, बेशक हमने उनको कहा कि आप नहीं बैठ सकते, उस वहाँ बात गए, वहाँ इनके जो बुलाए हुए जो गार्ड्स की शक्ल में कुछ लोग थे, उन्होंने उन पे हमला किया। हमारे फिर मेंबर्स जो थे वो भी जारी बात, उन्होंने कहा हम इसको कंडक्ट नहीं करने देंगे क्योंकि ये गैर आईनी है और ये गलत है। अच्छा मैडम, वो वाकया क्या हुआ कि परवेज इलाही साहब तो अपने नशिस्त पे मौजूद थे, अगर जो उन्होंने बैकअप करने की कोशिश की अपने अरकान को भी कि जिस तरह का एहतजाज किया जा रहा है वो ठीक है, उन पर हमला कैसे हुआ और उनकी बाजू इतनी जख्मी हुई कि ये भी कहा जा रहा है कि उनका सांस भी जो है वो शायद लेना मुहाल हो गया। बहुत बुरी तरह जर्दोकोब किया गया। हुआ ये कि जब पुलिस दाखिल हुई है, हम स्पीकर की जब खवातीन बैठी थी कि हम यहाँ स्पीकर को हमने मर्दों को हटा दिया था कि स्पीकर आएगा तो वी विल हैंडल, हम उसको यहाँ नहीं बैठने देंगे, हम उसके आगे दीवार बन जाएंगे, हम उसको ये कंडक्ट नहीं करने देंगे। मीनवाइल एकदम से अता तारड़ साहब जो गैलरी में मौजूद थे और 2 MPs को लेके ये बाहर गए हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात किया, शहबाज शरीफ साहब ने IG पंजाब को फोन किया और कोई 1900 पुलिस वाले लेके, और जिसमें लेडी पुलिस भी थी, वो लेडी पुलिस से कम वो किसी मदरसे की बच्चियां थी जो ये लेके आए हमारे लिए। इन्होंने एकदम से दरवाजे खुले और पुलिस की फोर्स की, जिन्होंने पूरी हेलमेट्स पहने हुए थे और जैकेट्स, कमांडो जैकेट्स पहनी हुई थी, उन्होंने हम पे यलगार कर दी। तो मैडम आपने अभी बात की कि वो लेडीज पुलिस नहीं थी, मदरसे की बच्चियां थी, क्या कहना चाह रही हैं आप कि वो क्या पुलिस के लोग नहीं थे, पुलिस की वर्दी में कोई और लोग थे? अब ये बिल्कुल, अब मुझे 100% श्योर है कि वो पुलिस के भी लोग जो चंद गिनती के अफसर जरूर होंगे, लेकिन आम सिविलियन लोग भी वर्दी में मौजूद थे। और उसके अलावा जब ऊपर बदमाशी शुरू हुई तो परवेज इलाही साहब जब साइड पे जाके बैठे, उन्होंने देखा कि बालकोनी से जो है इनके लोग कूदना शुरू हुए नीचे, और सिविलियन जो थे, जो इनके बदमाश थे, तो उन्होंने फौरन असेंबली का जो अमला था, सिक्योरिटी, उनको कॉल करके कहा, उनको बुला के कहा कि इस दरवाजे को बंद कर तो ये बदमाश अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो उनको अंदाजा था कि ये जब ये मामला हो रहा था, हम इधर हमारे तमाम मेल MPs और फीमेल MPs को पुलिस ने घेराव कर लिया था और उनको धकेलते थे, कुचलते हुए उनको रोका हुआ था। तो परवेज इलाही साहब पे हमला किसने किया? सादिया पिछली साइड पे बैठे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लेफ्ट साइड से 3 से 4 MPs नून लीग के उठे हैं और वो भागकर उस साइड पे गए हैं। इतने में परवेज इलाही साहब को उनके काबू आ गए और उन्होंने उनको मारना शुरू किया। वो 4 लोग कौन कौन थे? यू कैन नेम देम। कौन थे? मैं देखे वहां पे मैंने राना मशहूर साहब को देखा और रमेश अरोड़ा को देखा, लेकिन रमेश अरोड़ा वो वाहिद आदमी था जो रोकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ठीक है। इनको बाकी इनके 2 MPs हैं, उनको भी मैंने देखा, नाम मुझे उनका भी याद नहीं है, लेकिन तो राना मशहूर साहब आपको याद है कि वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ मौजूद थे, ये मैंने खुद देखा। और मिस्टाल ऊपर से भी लोग चीख रहे थे। इतने में हमारा एक साउथ पंजाब का MPA है, वो और वहीद जो उनका फोटोग्राफर है, वो साथ थे। इन्होंने बिलाल यासीन ने एक स्टिक पकड़ी हुई थी अपनी टांग के साथ, इन्होंने बिलाल यासीन से वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिलाल यासीन साहब कोई लड़ाई के लिए पहले से तैयार थे, वो स्टिक लेके आए थे या किसी माजूरी की वजह से? पता नहीं कि वो उनको गोली लगी है, इस बहाने वो स्टिक लेके आए या इसी मकसद के खातिर स्टिक लेके आए। तो उस स्टिक को इस्तेमाल किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उनकी स्टिक हमारे MPA की कमर, अगर आप देखते पूरी उधेर उनके बाजुओं पे और परवेज इलाही साहब पे और वो फोटोग्राफर पे इस्तेमाल हुई, बेदरेग इस्तेमाल हुई। जिस तरह का वो आलम था, हमने यहाँ पुलिस ने रोका हुआ था। हमारे लड़के जब आगे बढ़ते थे, हमारे मेल MPs, तो उनको कुचलने के अंदाज में रोन देते थे। हमारी फीमेल MPs पुलिस वालों के पाँव में आई, उनको वहां से खींच के निकाला। और जो आलम था, यकीन माने ऐसे लगता था कि हमारी ना सुबह नहीं होनी, आज आसानी है, मॉडल टाउन यहाँ होने वाला है। और जब परवेज इलाही को मार रहे थे तो उनमें से राना मशहूर साहब चीख के कह रहे थे कि मार दो, मतलब मार ही। अच्छा। इस अंदाज में। तो ये बहुत ही खौफनाक चीजें थी और हमने चीख के कह रहे थे कि ये मॉडल टाउन नहीं है, तुम लोग कैसे दाखिल हो सकते हो, पुलिस कैसे दाखिल हो सकती है, किसी के रोजे का कोई जो है ना लिहाज मुहावजा रमजान का, औरतों का, ज़ईफ
मतलब परवेज इलाही साहब एक बुजुर्ग और एक इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, जिस तरह बेहुरमती खवातीन की, मर्दों के साथ बदसलूकी, मारपीट हुई। अच्छा मैडम, ये वाकया सारी तो हो गया, अब इसके जख्मी है। ऊपर कमीशन बनाने की बात भी की है डिप्टी स्पीकर ने, देखे उसका क्या नतीजा निकलता है। आपकी अगली स्ट्रेटजी डिप्टी क्या है? स्पीकर ने कौन सी कमीशन बनाना है? हाँ। मुझे बताएं, ये डिप्टी स्पीकर कमीशन बनाएगा? नून लीग के लोगों पे कभी वो लोग भी कमीशन का हिस्सा होते हैं कि जो जुर्म में शामिल हो? मैडम यकीनन जिन्होंने आपका जुर्म इस किया पे हो। आपका दम एतमाद है, आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है? एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे आगे? आगे की लाहेअमल क्या है? नहीं, अब ये इनको भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने किया है, दुनिया ने देखा है। अब हम इनको इतनी आसानी से, ये बदमाशी आप देखें, जब एक ज़ईफ बुजुर्ग आदमी ने वहां इनको देखकर कहा कि आपके घर में लोटा है, लोटों को लोटा ही कहेंगे ना लोग, और जिस तरह का तशद्दुद उस बुजुर्ग आदमी पे किया गया, ठीक उसके है। बाद अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावाज़ वो कह रहे हैं दबंग अंदाज में कि जो भी ये करेगा हम उसको मारेंगे पीटेंगे। सही, हमने सही। उनको लोटा का एक एहतजाज का असेंबली में तरीका होता है, सही। हमने लोटे लेके आए, हमने उनको लोटों को लोटा ही कहना है ना, जो बिक गए दो टकों पे, उनको हमने क्या हमारा मैंडेट लेके आए हैं। अगर उनका बहुत कोई ईमान जागा है तो इस्तीफे दें, हमारा मैंडेट वापस करें। इमरान खान ठीक के है, नाम ठीक पे है। वोट लेके उनको कोई अख्तियार नहीं है कि वो जाके दूसरी पार्टियों को मजबूत करे और ये खरीदो फरोख्त मंडी लगाएं जानवरों की तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, आपने वो आंखों देखा हाल बयान किया कि जो पंजाब असम्बली की उस फ्लोर पर 16 अप्रैल को हुआ। यकीनन ये एक काबिल मजम्मत है और इसकी किसी तरह से भी तायद नहीं की जा सकती। वहाँ पर खातीन भी थी, रमज़ान मुबारक का महीना भी था, तकद्दुस को भी पामाल किया गया। अपोजिशन की जानिब से पहले जो है वो दोस्त मजारी को तज़हीक का निशाना बनाया गया, उन पर हमलावर भी हुए, वो फुटेज मौजूद है। अब देखना यह है कि जो कमीशन बनाया इसके ऊपर तो अदम एतमाद का इजहार कर रही है PTI की जितनी भी क़यादत है, और वो ये कहते हैं कि इनको भी हम सबक सिखाएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है, सियासी मंजरनामे पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर पिछले दिनों में काफ़ी तनकीद की गई है, उन्होंने कहा कि अदालत 24 घंटे की होती है और हमें तनकीद की परवाह नहीं है और इस बात की परवाह भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, हम अपना आईनी किरदार अदा करते रहेंगे। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अदालतों को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के जलसे में बवांग दोहल ये बात की कि मुझे अदालतों से ये गिला और शिकवा है और सारी उम्र मेरे दिल में ये दुख रहेगा कि मैं ऐसा कौन सा गैर पार्लिमानी या गैर आइनी काम कर रहा था कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई गईं। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मुसलसल एक कैंपेन है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो मुख्तलिफ इदारों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और साथ में अदलिया के जो फैसले हैं जिन पर तनकीद सब का हक है, लेकिन जिस तरह से एक मुहिम की सूरत में ये तनकीद जारी है और फिर अदालतों में बहुत सारे मसाइल इस वक्त मुकदमात की सूरत में भी मौजूद है। 63A के हवाले से तशरीह भी गौर तलब है। ये मामला कहाँ जाकर बैठेगा और अदालत को ये क्यों कहना पड़ गया कि अदालतें 24 घंटे की होती हैं और जिस वक्त चाहें वो आइन के पासदारी के लिए उनको खोल सकते हैं, इस पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं। आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ किस तरह की बात की जा रही है, हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं और करते रहेंगे। ये सारा मामला क्या है और क्यों इतनी तनकीद की जा रही है और अदालत का क्या स्टांस होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मारूफ कानूनदान है जनाब अजहर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, गुफ्तगू आपने सुनी है, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से PTI के चेयरमैन ने भी तनकीद का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर भी है और आज फिर चीफ जस्टिस ने जिस तरह से बयान दिया है, आपकी नज़र में क्या ये एक दुरुस्त अमल है कि अदालतों को इस तरह से दबाव में लाने की कोशिश की जाए और अदालतें मजबूर हो जाए, फिर इस तरह से वो अपना एक डिफेंड करने के लिहाज से सामने आए कि हमें तनकीद की परवाह नहीं है, कानून और आइन के पासदारी होगी? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर तो ये तमाम सियासी जमातों पे ये जिम्मेदारी आती है, उन्हें स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हमने हजूम की तरफ मामला को लेके चलते हैं। थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफाफू का प्रिंसिपल है। जब आपकी मर्जी का काम चल रहा हो तो आप ठीक है, जब आपकी मर्जी के खिलाफ चल रहा हो तो वही है, वो हड़तालों पे आ जाएंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। ये तो एक नॉर्मल सी रूटीन है और ये सिर्फ यही नहीं वोकला गिरी वाले से नहीं, बाकी हर जगह भी ये बात का इतलाक हर जगह होता है। दूसरा जहाँ तक ये है कि अपोजिशन ने जो रोल पीछे प्ले किया है ना, वो अगर आप उठाकर देखें, 5 जजेस, तीन तो बंदे हैं इनके तौहीन अदालत में सजा हो गई, निहाल हाशमी तलाल चौधरी का दानियाल हसीन, उन्होंने तो एक वतीरा बना लिया हुआ था और जितना नुकसान
अपोजिशन जमातों ने नुकसान पहुंचाया है, तो वो माइंड सेट तो अभी वही रहेगा ना जी। चाहे एक गवर्नमेंट आ जाए, दो गवर्नमेंट आ जाए, तो ये जो गवर्नमेंट का है, जो अब मौजूदा इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं, आपने तो उनको मौके खुद दे दिए हैं कि वो खुद आकर खड़े हैं और सारे मामले को देखें। और यहाँ असल में जो स्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं किया गया। आपके सामने मौलाना फजल रहमान देख लें, नवाज शरीफ वगैरह देख लें, इनके अपना आसफ अली जरदारी की सियासी जमातों के हवाले से देख लें, किसी ने बिना इदारों का लिहाज रखा नहीं है। इदारों का लिहाज रखना इनका ड्यूटी था कि जो ये बुनियादी तौर पर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लग यही रहा है कि ये कोई मामला ये रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और वो वजह ये भी है कि कैमरा जाते खुद जो कानून है वो चीज़ों को कवर नहीं कर पाया। सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का वो भी नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ये मामला तो सारे चल रहे हैं, हजूम की शक्ल में लग रहे चल रहे हैं। अगर ये कौम बन जाए जल्दी तो फिर शायद आप अच्छे की उम्मीद रखें। अरे सर, ये बताइएगा कि जब जिस दिन डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने ये फैसला किया कि वो इस नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर नहीं लेंगे, फैसला नहीं लेंगे, और उसके बाद अगला जो इजलास हुआ और फिर स्पीकर साहब ने भी उससे इनकार कर दिया और फिर अयाज सादिक साहब तशरीफ ले आए, उस रात को जब 12 बजे के करीब अदालतें खुली हैं, आप समझते हैं कि वाकई मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल थी कि अदालतों को सामने आना पड़ा और आइन की पासदारी इतनी अहम थी उस मौके पर? अगर अदालतें सामने न होती तो हालात कुछ मजीद खराब हो सकते थे। अजहर सदीक साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, क्या कहा आपने? मैंने आपसे सवाल किया कि जिस रात को नो कॉन्फिडेंस की मोशन के हवाले से एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, उस रात जब अदालतें खुली हैं, क्या ज़रूरी था, आप क्या समझते हैं कि कानून और आइन के एक माहिर होने की हैसियत से, कि अदालतों का उस वक्त खुलना एक प्रेशर के तौर पे था, या कानून और आइन की पासदारी के लिए रात के 12 बजे चीफ जस्टिस को भी आना पड़ा और बाकी लोग भी अपने अपने कोर्ट्स में पहुंचे? देखिए, ये तो मैं आज की जस्टिफिकेशन दूंगा ना। मैं वजह ये है कि मैं यहाँ, एक तो बात है कि फैसला तौहीन अभी हुई नहीं थी। जब तौहीन हुई नहीं तो रात को बैठना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अदालत जब मर्जी चाहे इंसाफ दे दें। अपना ना जी, यहाँ जितने भी हालात और वाकया चलते हैं ना, ये इस तरह को ना हम इसको इतनी अहमियत दे नहीं सकते और ना हमें देनी चाहिए। बातें हर की अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क से बाहर जो निकलना है ना, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग निकले हैं उन्हें कानून के मुताबिक अपना रास्ता लेना और उन्हें सजाएं भुगतनी पड़ेगी। अच्छा सर, आखिर में एक सवाल आपसे जो करना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि अदालत क्या उसको प्रेशर में लाया जा सकता है? हमने हमेशा आप जैसे कानूनदान से ये सुना है कि अदालतों के फैसले बोलते हैं और वो इस तरह से कोई इक़दाम नहीं करती, उनके फैसलों के ज़रिए से ही उनकी सुपरमेसी कायम होती है। आज जब अदालत के चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पर किस किस्म की तनकीद है, हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे, आपको लगता है कि अदालतें दबाव में हैं या दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अदालतें तो आपको पता है हमेशा कोशिश होती है कि उन्हें कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है। जो चीजें सारी सामने रखी उसके मुताबिक ही देना है और अदालतें हत्तुल वसा यही कोशिश करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इस सारे केस के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिले, सारी सियासी जमातें आ गई, वोकला बेहतरीन से बेहतरीन उन्होंने मैनेज कर लिए, फिर बार काउंसिल, बार एसोसिएशन को भी उठाकर साथ अपने मिला लिया। तो ये अब बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना चैम्बरों तक भी एक्सेस है, केस उन्होंने अपना लगवाना हो, केस लगना हो, कोई रिपोर्टें आनी हो, तो वो ये उस तरह का इख्तियारात इस्तेमाल तो करते रहे हैं। तो सर, फिर वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो गिला शिकवा है, क्या वो जायज़ है? जायज़ गिला कर रहे हैं वो अदालतों से? अजहर सदीक साहब से रब्ता मुनक़ता का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो आखिरी मराहल में, मज़ीद कुछ मामलात भी हैं, इकॉनमी के मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई हुकूमत को क्या दरपेश चैलेंज है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक 0.68% महंगाई में
कमी वाक़या हुई है। लेकिन अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी तो काबीना की तश्कील नहीं हुई। आगे जो जून में बजट की तश्कील होगी, किस तरह से हुकूमत इसको लेके चलेगी, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर क़यास असलम साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की क्या लाहेमत, उनको क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब मौजूदा सूरत हाल की जहाँ पर सियासी और आइनी एक बोहचाल है और इदारों पर तनकीद की जा रही है, और नई हुकूमत ने जो है वो अपनी बागदौड़ भी संभाली। शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहदे पर मौजूद हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले में एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है वो है पाकिस्तान की मईशत, और उस मईशत की क्या सूरत हाल है और नई हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमत भी इस मईशत को संभालते संभालते अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठी थी। कि अगले इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत सर उठाकर आवाम के सामने जा सकेगी और कह पाएगी कि उन्होंने वो तमाम माशी आदाब हासिल किए या आवाम को वो रिलीफ दिया जिसका वो अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत पर तनकीद किया करते थे। इस मामले पर तफसीली बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर क़यास असलम साहब। हमारे मईशत है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि नई हुकूमत तो सामने आ चुकी है, माशी बहरान उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से जनाब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मौजूद था। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उन तमाम मामलात को हैंडल कर पाएगी? IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, क्योंकि जब पिछली हुकूमत ने रिलीफ दिया तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए थे। चैलेंजेस क्या हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की जो माशी टीम है उसे? शुक्रिया। बात यह है जी कि पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत मैक्सिमम 1.5 साल के लिए आई है। उसके बाद अगले इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाएंगे अगले इलेक्शन, और मिनिमम 6 महीने के लिए आई है। सो इन अ वे वो उस किस्म का इकोनॉमिक इंटरवेंशन तो नहीं कर सकती। अगले बजट में देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। मगर 2-3 बातें तो की इस हुकूमत ने। एक ये है कि जो इमरान खान साहब ने तेल की कीमतों को फ्रीज किया, इन्होंने भी उसको जारी रखा। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने वो लंगर खाने खोले थे, इन्होंने भी जारी रखे हैं। इसी तरह कई चीज़ें जो मगर ये भी देखा है हमने कि कीमतें नीचे आई हैं। कई चीज़ों पे हुक्म जो दिया है शहबाज शरीफ ने, उस पे जो डॉलर उसकी वजह से आपके जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, स्टेट बैंक ने बढ़ाए हैं, उसकी वजह से डॉलर स्टेबलाइज हुआ है। मगर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पहली बात तो ये है कि जो फिजिकल डिफिसिट है वो GDP का 10% है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है वो GDP का 20% है। जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है वो कोई 50% बढ़ा हुआ है। देखिए आपके रिजर्व्स कोई 12-12.5 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, बहुत कम आए। तो पहली बात तो इस गवर्नमेंट को ने करनी है वो ये है कि ये जो रमज़ान और अब ईद आ रही है तो इसमें लोगों को कोई रिस्पाइट दे, जो शायद बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी इस हुकूमत को भी उन्हीं माफिया से होगी जिन माफिया से इमरान खान साहब को हुई था प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम अब टैक्स ये अभी अगले बजट तक बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बजट तो वही होगा जो इमरान खान साहब छोड़ गए हैं। इसलिए इन अ वे रेवेन्यू कलेक्शन जो शायद FBR कर दे वो होगी नहीं। सिर्फ इतना होगा कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बिजनेस हैं, वो ट्रस्ट करते हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो शायद वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। डॉक्टर साहब सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो अदारे शुमारियात ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए, 0.68% महंगाई में मामूली सी कमी भी हुई है और ये 16.44% पर आ चुकी है। इससे पहले थोड़ा सा इससे ऊपर थी। आपसे ये सवाल करना चाहूँ, जब से हुकूमत बदली है, स्टॉक एक्सचेंज एकदम से ऊपर गई है और सरमाकारी का रुझान भी बढ़ा है, क्या वो तमाम लोग पिछली हुकूमत से खाइफ थे? कुछ उनको मसाइल दरपेश थे? कभी हुकूमत तब्दील ही हुई तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया?
नहीं, बात यह है जी कि एक तो ये स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना और डॉलर का स्टेबलाइज होना, नीचे आना, ये स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके साथ उसका लिंक है। जब 12.25 पे पहुंचा दिया तो कई मुल्कों में, अमेरिका समेत, जहां 2-2.5% इंटरेस्ट रेट है, वहां से लोगों ने थोड़ी देर के लिए पैसा निकाल के यहाँ स्टॉक मार्केट में भी लगाया होगा और मनी मार्केट में भी लगाया होगा, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेबलाइजेशन हुई हैं। ये मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जो हमारे यहाँ आजर हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दोस्त थे और वो इनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इमरान खान साहब को शायद उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। और फिर उन्होंने जो मराते दी थी वो सिर्फ टेक्सटाइल को दी और जो ब्लैक मनी को पार्क करना था वो कंस्ट्रक्शन में दिया। यहाँ से शायद इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं इंडस्ट्रियल लाहौर चैम्बर और दूसरे चैम्बर के साथ, तो शायद उसकी वजह से भी चीज़ें जो है केवल। सो ये मैं आपका एग्री करूँगा कि इस वक्त जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पिछली गवर्नमेंट को उतना ट्रस्ट नहीं करते। डॉक्टर साहब, जब आपने ये भी बात की कि स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से, क्या स्टेट बैंक आज़ाद है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को फॉलो करता है? अगर वो फॉलो करता है फिर तो वो पीटीए की हिदायत के मुताबिक काम किया, क्योंकि नई हुकूमत ने तो अभी संभाला है और उसके साथ अगर ये डॉलर की कीमत नीचे आई है या बाकी मामला जो ठीक हुआ मार्केट में, तो इसकी तरफ वजाहत कीजिएगा। नहीं, देखें, स्टेट बैंक जो है आज़ाद है। ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत उनको आज़ाद कर गई हुई थी और उनको IMF के साथ लिंक कर गई हुई थी। इस हुकूमत ने अभी तक उनको उस तरीके से छेड़ा नहीं है, उसका अभी तक नहीं छेड़ा। जो हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, वो इस स्टेट बैंक अभी आज़ाद है इन दी कॉन्टेक्स्ट, मगर एक जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो इमरान खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर थे जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे। वो इस हुकूमत के आने से नहीं बढ़ाए उन्होंने। तो वो तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को देख के अपने ये मेजर्स लेते हैं और गवर्नमेंत के वो डायरेक्शन नहीं लेते इन दैट। और सब आखिर में ये बताइएगा कि जो बजट जून में पेश होगा, क्या ये हुकूमत तवक्कुआत को पूरा कर पाएगी? आपने कहा ज़्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते, 1 साल के लिए हुकूमत है, आखिरी जो बजट होना हुकूमत का, कैसे देखते हैं आप? देखें, मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये ख्याल रखते होंगे कि शायद अगली हुकूमत भी इन दोनों की कोलिजन से आएगी। तो जो अगला बजट है वो शायद कंटिन्यूएशन करे कि इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, लोगों का फ्रेंडली इतना ज़्यादा नहीं होगा। टैक्स तो उन्होंने IMF के कहने पे, क्योंकि अगर वापस IMF के पास जाना है तो टैक्स तो कलेक्ट करना पड़ेगा उनको, उस जिसकी वजह से महंगाई तो होगी, मगर मरातें जो भी देंगे वो एक्सपोर्टर को देंगे, इन्वेस्टर को देंगे, तो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली जरूर होगा अगला बजट, बट पीपल फ्रेंडली नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, आपने वक्त दिया। और मौसम माहिरीन ये कह रहे हैं कि अभी जो डॉलर की कीमत ज़रा नीचे को आई है या इकॉनमी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, ये किसी मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक की पॉलिसियों के नतीजे में सामने आया। लेकिन सियासी फ़ायदा तो इससे लोग उठाने की कोशिश करते हैं और मौजूदा हुकूमत के जो मुख्तलिफ तर्जुमान हैं या मुख्तलिफ उनकी हिमायत करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत के बदलने से सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन जो असल चैलेंज है वो अगला बजट है और उसकी तरफ जो उन्होंने इशारा किया कि वो सरमाकारी के हवाले से और सरमादारों के हवाले से तो फ्रेंडली हो सकता है, पीपल फ्रेंडली नहीं होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं आने वाले दिनों में, और इस बजट के बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें उसके बाद से देखेंगे कि पाकिस्तान की महंगाई की शरह क्या है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी फैसले किए जाएँ वो आवाम को मद्देनजर रख के किए जाएँ, ताकि आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम जवाब दो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।